सभी दर्शकों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ जुड़ गए हैं भाई व्यालोक पाठक जी, व्यालोक वाणी वाले भाई साहब। राम राम पाठक जी। जय सिया राम। आपके सभी दर्शकों को जय जय सिया राम। सर, ये यूजीसी का जो नया कानून आया है, इक्विटी, क्या पता नहीं क्या बवाल है, उसको लेके क्या हो रहा है देश में, जरा मुझे इसका अपडेट दे सकते हैं आप? आपने कहा कि ज्यादा पता नहीं, ऐसा नहीं कीजिए, गलत बयानी मत किया कीजिए। आप इस प्लेटफॉर्म पर भी और व्यालोक वाणी पर भी उस पर कार्यक्रम कर चुके हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है कि यूजीसी के डायरेक्टिव्स क्या हैं। सोशल मीडिया पर जब, और यूजीसी ने कोई नया कानून नहीं बनाया है, यूजीसी ने दिशा निर्देश तय किए हैं। इसमें बड़ी बात यह है कि पहली बार यूजीसी ने प्यूनिटिव एक्शंस को इसमें शामिल किया है। पहले जहां केवल चेतावनी और हल्के फुल्के अर्थदंड की बात थी, अब सारी चीजें इस तरह आ गई हैं कि डिग्री तक रद्द की जा सकती है, कॉलेज की भी, उस व्यक्ति की भी, तमाम चीजों की। इसके बारे में क्या था 2012 के कानून में और अभी क्या हुआ है, इस पर मैं बहुत बोल चुका हूं। पुराने वीडियोस देख सकते हैं आप लोग। लेकिन मुख्य तौर पर जो अंतर आया है, वो अंतर ये आया है कि इसमें जो शोषित वर्ग है उसमें ओबीसी को भी शामिल कर दिया गया है, दिव्यांगों को भी शामिल किया गया है, जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है, शारीरिक भूषा के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन की बात हुई है। ये एक बड़ा अंतर है। और दूसरा, प्यूनिटिव एक्शंस का जो मामला है वो एक बड़ा अंतर है। लेकिन सोशल मीडिया पर जब बवाल हुआ तो अब मैं देख रहा हूं कि सरकार की तरफ से जो सबसे धाकड़ लोग हैं, वक्ता लोग हैं, उन लोगों को लगा दिया गया है। जैसे निशिकांत दुबे लगातार बधाई देते हुए या सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। निशिकांत दुबे कभी आर्टिकल 14 का हवाला दे रहे हैं, कभी आर्टिकल 21 का हवाला दे रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि इसमें ओबीसी को शामिल करने से चीजें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। पहले ही एक एससी एसटी कानून था। दूसरे, अनिवार्यता की गई है कि हर एक स्कूल कॉलेज में इस तरह की का सेंटर बनेगा, इक्विटी सेंटर। अब आप सोचिए कि दरभंगा के लाला झाड़ूमल कॉलेज में या बलिया के वैद्य जी विश्वविद्यालय में अगर इस सब तरह के कानून बन गए तो उसका परिणाम क्या क्या होगा। हमारे गांव में, हमारे कस्बों में, शहरों में, मुझे याद है हम लोग जब जेएनयू गए थे तब भी वहां मोहम्मडन्स को, जो पता नहीं, मतलब लोग तो बुलाते ही हैं, जो विधुड़ी ने बोल दिया था नाम, और वो सब लोग बुलाते थे हमारे यहाँ। मतलब मेरे ऊपर मुकदमा ना हो जाए इसलिए मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं, हमारे यहाँ अगर कोई रजक जाति के व्यक्ति थे तो उनको सीधे उनके लोग कहते थे कि शाम में आना, कपड़ा लेके चले जाना। मैं मेरी शिखा, मेरे टीके को देख के मेरा नाम ही था पंडितवा। ए पंडितवा इधर आओ, ए पंडितवा उधर आओ। ये तो भारतीय समाज जो है वो बड़ा अलग किस्म का समाज है। इसको अगर आप विक्टोरियन नैतिकता के आधार पर या एलिजाबेथन नैतिकता के आधार पर आंकेंगे, इसको पश्चिम के उद्योग, पश्चिम के भोग विलास और पश्चिम के सिद्धांतों से मापेंगे, आंकेंगे, तो फिर बड़ी समस्या होगी। वही समस्या इस यूजीसी क्लॉज में है। इसमें मान लिया गया है हिस्टोरिकल सर्विट्यूड। ये शब्द कहाँ से आता है बताइए आप पढ़े लिखे आदमी हैं। ये शब्द सीधा का सीधा बाइबल के गॉस्पेल से आया है। हिस्टोरिकल सर्विट्यूड मतलब आप इस बात को प्रमाणित कर दे रहे हैं कि जो सामान्य वर्ग हैं वो ऐतिहासिक रूप से शोषक रहे हैं, और ऐतिहासिक रूप से बाकी जातियां जो हैं, जो आपने कास्ट का घटिया डिवीजन किया है, हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था को दूषित किया है, उसमें बाकी सारी जातियां शोषित ही हैं। अब ये कमाल का ये है भाई,
जो मंडल आयोग जिन्होंने बनाया वो राजा थे। वीपी सिंह जिन्होंने ओबीसी आरक्षण दिया वो भाई साहब राजा मांडा थे। और तब आप कहते हैं कि सदियों से शोषण हुआ है। अब जरा मुझे ये बताइए कि अगर सदियों से ये शोषण हुआ तो किसने किया? भाई हमारे पास तो जो इतिहास लिखित तौर पर उपलब्ध है उसके मुताबिक पिछले 1200 वर्षों से तो भारत पराधीन ही रहा है टुकड़ों में, या तो पराधीन रहा है या संघर्षरत रहा है, यही तो बातें हुई हैं। तो जब अंग्रेजों ने, हूणों ने, तुर्कों ने, मुगलों ने, इन सब ने शासन किया तो चोचन बाऊ साहेब और पंडित जी कैसे कर लिए? और उसमें थोड़े बहुत लाला साहब मिलके या थोड़ा बहुत बनिया वर्ग कैसे कर लिया? ये रहस्य आपको समझ में आ रहा है क्या? या दर्शकों श्रोताओं आपको समझ में आ रहा है? मोहम्मद बिन कासिम के हमले के बाद से भारतवर्ष लगातार युद्धरत है, लगातार संघर्षरत है, विदेशी आक्रांताओं से जूझता रहा है। और इसमें आप कह रहे हैं कि बाकी 4 जातियों ने बाकी लोगों का शोषण कर लिया। कैसे किया ये बता दीजिए मुझे। शासन तो मुगलों का था, अंग्रेजों का था, उसके पहले तुर्कों का था, फिर कुछ हिस्सों में मराठों का आया, और दक्षिण भारत में जहां तक बहुत इनकी पूछ नहीं थी तो दक्षिण भारत में कैसे पहुंच गए? और दक्षिण भारत में किसने किसका शोषण कर लिया? और दक्षिण भारत में क्या कम शोषण हुआ है? ये सारे सवाल पूछने जालोक भाई, चाहिए। ये जी, मुझे थोड़ी सी ना इस नए नियम में कोई क्लैरिटी नहीं है। मुझे एक बात बताइए, अगर एक चर्मकार मान लीजिए किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसने एक मुसहर लड़के को, अरे मुसहर भाई आओ, तो उसके ऊपर ये कानून लागू होगा और मुसहर बिल्कुल को लागू न्याय होगा। मिलेगा। मुसहर उस हरिजन की या वाल्मीकि की कंप्लेंट कर सकता है। आपने एक नहीं 2 सवाल पूछे हैं। पहला जवाब यह है कि हाँ बिल्कुल ये कानून लागू होगा। उस मुसहर जाति के लड़के को, बच्चे को, बच्ची को पूरा अधिकार है। ये कानून आदर्श तौर पर बनाया गया है इसलिए उसमें अधिकार है। अब दूसरा जो आपका सवाल है कि न्याय मिलेगा, ये बड़ी टेढ़ी खीर है भाई। नहीं नहीं इस नहीं पर नहीं, कोई जवाब नहीं वो दे सकता हूं। वो कंप्लेंट करेगा कि इस जाटव ने मेरा शोषण कर दिया, मुझे जी मुसहर बोल दिया, अरे मुसहरवा अलग हो। हाँ बिल्कुल। तो क्या जाटव भाई के साथ को भी वही सजा मिलेगी जो एक ठाकुर बावन को मिलेगी? पहले तो मुझे ये कानून बताइए। कानून यही कहता है, लेकिन इस देश क्या में कहता है? कानून यही कहता है कि उस जाटव भाई को भी सजा उतनी ही होनी चाहिए जितना किसी ओबीसी चाहिए, भाई ने और किसी। चाहिए नहीं, ये यूजीसी ने जो नया कानून लगाया इसमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यूजीसी का कानून सीधे तौर पर कहता है, अब इसको ध्यान से सुनिएगा दर्शकों, ऐतिहासिक तौर पर शोषित जातियां, जेंडर के आधार पर होने वाले भेदभाव, विकलांगता के आधार पर होने वाले किसी भी तरह के भेदभाव के खिलाफ यह कानून काम करेगा। ये एक लाइन है। और कानूनों की व्याख्या और उसके बाद अदालतों में क्या होता है वो आप सभी जानते हैं। इसलिए कानून में तो ये कह दिया कि भाई हाँ किसी भी तरह के भेदभाव के खिलाफ। लेकिन अभी भी एससी एसटी एक्ट में कितना होता है? अधिकतम जो मामले पहुंचते हैं फैसले तक वो है 5% और न्यूनतम है 0.67%। ये एससी एसटी एक्ट का हाल है। दहेज विरोधी कानून का हाल आपको पता है, सब हाल पता है। इसमें नहीं, नहीं, सबसे नहीं, बड़ा पेच है ऐतिहासिक रूप से शोषित जातियां, यानी आपने 4 जातियों को ऐतिहासिक रूप से शोषक बना दिया है। कहने को तो ये लोग ये भी कह रहे हैं, महिलाओं की अलग जाति मानी जाएगी कि नहीं? महिला एक अलग जाति है या नहीं?
कानून इस कानून के हिसाब से बिल्कुल अलग जाती है, तो लेकिन फिर एक वही मिनट, रेट मैं अभी फंसेगा। हिमाचल प्रदेश में आज भी एक प्रथा है जिसमें पीरियड्स जब आते हैं महिला को तो वो घर के अंदर नहीं सो सकती, वो आज भी बाहर सोती है। और कल मनाली का टेम्परेचर लगभग -10 डिग्री था, बहुत जबरदस्त बर्फबारी हुई है। और मेरे एक परिचित की घर की एक महिला सीढ़ियों के नीचे सोई थी। हाँ, क्यों? तो कर क्योंकि दीजिए, उसको उसको कहिए, उसको उसको कहिए पीरियड्स इस आए हैं। कानून के तहत, उसको कहिए इस कानून के तहत करे मुकदमा। और आप नहीं तो उतनी दूर क्यों जा रहे हैं? फतेहगढ़ में भाई, यूपी के फतेहपुर में, या फतेहगढ़, इसके पास लखनऊ के पास की जगह है, मैं नाम एग्जैक्टली भूल रहा हूँ। वहां एक 52 लड़के को ये कहते हुए, गरियाते हुए कि ये परिषद का है, ब्राह्मण है, मारो साले को। और बापसा के लड़कों ने पिटाई की है। बापसा माने बिरसा अंबेडकर फुले स्टूडेंट्स एसोसिएशन। अब उस ब्राह्मण लड़के को हम्म न्याय दिलवाइए, पहला मामला है, इसी मामले में करे यूजीसी कार्रवाई। लेकिन इस हम्म सरकार के सांसद नेता क्या कर रहे हैं? कभी आर्टिकल 14 याद दिला रहे हैं, कभी आर्टिकल 21 दिला रहे हैं, कभी आर्टिकल 19 दिला रहे हैं, कभी कुछ दिला रहे हैं। तो नहीं। ये और अगर कोई कोई जो ओबीसी है किसी ब्राह्मण को बोलेगा अरे साला यूरेशियन, भाग यहां से। आप बार बार जो सवाल पूछ रहे हैं, मैं बार बार उसका वही जवाब दे रहा हूं। कानून में यह लिख दिया गया है कि इसका भी उपाय होना चाहिए, लेकिन कैसे उपाय होगा? पूरी की पूरी जो समिति बनेगी उसमें भाई एक दिव्यांग रहेंगे, एक महिला रहेगी, एक दो ओबीसी रहेंगे, दो एससी एसटी रहेंगे, दो एससी रहेंगे, और सामान्य वर्ग के लोग भी रह सकते हैं। अनिवार्यता नहीं है। सामान्य वर्ग के लोग भी कमेंट कर सकते हैं, अनिवार्यता नहीं है। सामान्य वर्ग के लोग भी शिकायत कर सकते हैं, उनकी शिकायतों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब आदर्श बातें हैं। हमारे देश में कानून का किस तरह मखौल उड़ता है हम लोग सभी जानते हैं। कुल मिलाकर सरकार के साथ फिर वही कांड हुआ है, जो ये कभी सीएए में, कभी तथाकथित किसान आंदोलन में, कभी किस में, कि विदाउट टेस्टिंग वाटर्स। और जब इनको पता है कि पूरी टूल किट गैंग लगी हुई है, पूरा का पूरा विपक्ष डीप स्टेट के हाथों में खिलौना बना हुआ है, तब आप ऐसी गलतियां कैसे कर सकते हैं? आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ठीक बात है, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर बना, यूजीसी ने बनाया, लेकिन आपके प्रतिनिधि क्या कर रहे थे? आपका कानून मंत्री क्या कर रहा है? आपकी सरकार क्या कर रही है? आप सोए हुए हैं। जो आपका सबसे मजबूत, मैं एकदम राजनीतिक बात कर रहा हूं साहब, जो सबसे मजबूत आपका, बिना किसी इफ बट के, अब तक जब आप 2 सीट पर थे, जब आपका कोई नाम लेवा नहीं था, तब से अब तक जो वर्ग आपको लगातार समर्थन दे रहा है, उसके साथ आप इस तरह का व्यवहार करेंगे तो सत्ता के पाए तो हिलेंगे सर। तो मोदी जीवा को नहीं, अच्छा, भगवान मुझे एक सद्बुद्धि बात दे। बताइए, आपका बड़ा लंबा अनुभव रहा है यूनिवर्सिटीज का। क्या यूनिवर्सिटीज में सचमुच इतनी समस्या है, डिस्क्रिमिनेशन होता है इतना कि ये कानून लाना पड़ गया सरकार को? या ये सिर्फ कोई पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य एक लॉबी का प्रेशर काम कर रहा है? असलियत क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ वोकिज्म की तरफ लोग बढ़ रहे हैं भाई। हमारी यूनिवर्सिटीज वगैरह में ये प्रॉब्लम भी नहीं है। वहां अगर कोई किसी को, और आगे के 2 मिनट की भाषा के लिए दर्शकों श्रोताओं, अगर आपकी संवेदनशीलता प्रभावित होती है तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। हमारी यूनिवर्सिटी में हमारा मुसलमान दोस्त था, उसको हम लोग कटुआ बोलते थे। धोबी दोस्त था, उसको धोबी बोलते थे। मुझे लोग पंडितवा बोलते थे। अब मैं जाके सबसे लड़ने लगूं? और इस वो बोलना और यहां रखना हृदय में नहीं रखता था कोई।
बोल दिया, कर दिया, चले गए। लेकिन अब क्या होगा? अब नहीं। और जो होने लगा है, बात बात पर मुकदमे होते हैं। हमारे समय में एक जीएस कैश बना, जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट। साहब, विद्यार्थी परिषद के लॉन्डो ने बाहर निकलना छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत सार्वजनिक जीवन में था, ये कम्युनिस्ट, ये वामपंथी इतने अभागे हैं, ये अपने मसाल जुलूस में आगे रखते थे लड़कियों को। और अगर विद्यार्थी परिषद का एक लड़का कोई उधर से गुजर भी गया तो तुरंत सेक्सुअल हरासमेंट की रिपोर्ट कर देते थे। तबाह हो गई कितनी जिंदगियां साहब। हमने देखा हुआ है, ये हमारा देखा हुआ है जेएनयू का। आप भस्मासुर के हाथ में वैसा वेपन दे रहे हैं, ये वेपनाइज करना है कानून को। और सीधे कह दीजिए ना यार कि यूरेशिया चले जाओ साला, जहां कहीं भी है। अब यूरेशिया है कहां, ससुर मिल भी नहीं रहा है। या आप स्ट्रिप कर दीजिए ना हम लोगों को, भाई काहे को हम वोट दें या किस चीज का वोट दें। मैं सामान्य वर्ग की बात कर रहा हूं। जैसे हिटलर ने किया था यहूदियों के साथ, वैसे ही इस देश में सामान्य वर्ग के साथ हो रहा है पिछले 70 वर्षों से। आपको हर एक समय ये एहसास दिलाया जाता है कि ये देश आपका नहीं है, इस देश में आपको नहीं रहना है। यूजीसी का एक कानून यही है। और ऐसा नहीं है मोदी जी को, भाई सुप्रीम कोर्ट ऐसा तो नहीं चलेगा ना कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट में क्या गलत किया था? कहा कि भाई बिना किसी इसके नहीं हो। अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल गाली गलौज पर गिरफ्तारी ना हो। तो आपने तुरंत उसमें प्रावधान लाए, अपार बहुमत था आपके पास। आप राजीव गांधी से कम किस तरह है साहब? क्यों आपने कानून बदला? क्यों आप अध्यादेश लाए? किस लिए? क्या वजह थी? जबकि तथ्य बिल्कुल बोलते हैं कि उसका केवल और केवल ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। कोई भी कहीं भी जाके रास्ते चलते वो कानून लगा देता है साहब। इसलिए मोदी सरकार अच्छा। को अपनी इस भूल पर नहीं विचार करना चाहिए और इसको तुरंत वापस लेना चाहिए। जी नहीं नहीं, ये जो आखिर सवर्णों में इसका इतना विरोध क्यों है? और कुछ लोगों ने इसको, सरकार को सीधे सीधे सवर्ण विरोधी डिक्लेयर कर दिया है। अब देखिए, ऐसा क्यों है? अब वो सब राजनीतिक बातें हैं। मैं तो सवर्ण कहता भी नहीं। सवर्ण अवर्ण पिछड़ा अगड़ा ये सब क्या होता है मुझे समझ में नहीं आता। मैं ये मानता हूं कि जो सामान्य वर्ग है, जो अनारक्षित वर्ग है, हाँ। अनारक्षित वर्ग का विरोधी होना बहुत ही दूसरे लेवल पर बात ले जाना है। ये 2012 से बात चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश था। इसलिए हर एक चीज के लिए सरकार को गरियाना भी ठीक नहीं है और हर एक चीज के लिए सरकार को क्लीन चिट देना भी नहीं। सरकार की इसमें संलिप्तता है, सरकार ने इसका विरोध नहीं किया, ये उसकी गलती है। इस गलती पर उसको लताड़िए। लेकिन अब वो सवर्ण विरोधी है तो भाई ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण कौन सी सरकार लाई थी? यही सरकार लाई थी ना। आज तक तो किसी सरकार ने नहीं सोचा था। तो जी। ऐसा ऐसा है कि आपको संतुलन बनाना पड़ता है और पल्लड़े के दोनों तरफ देखना पड़ता है। और राजनीति है। मोदी जी भी फुटबॉल खेलने नहीं आए हैं, राजनीति करने ही आए हैं। नहीं नहीं, लेकिन कुल अच्छा मिलाकर ये बताइए, आपको नहीं लगता कि मोदी सरकार जो है ये वोकिज्म की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ रही है और खुद को मुसीबत में डालती है? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। मुझे केवल ये लग रहा है कि एकेडमिक्स में, पढ़ाई लिखाई में जितना काम होना चाहिए था, जिस तरह से काम होना चाहिए था, वो इन्होंने नहीं किया है। इनके अंदर इतना साहस नहीं है कि ये 60 वर्षों की पूरी परिपाटी को जड़ से उखाड़ फेंके। ये नेहरूवियन कूड़ा कचरा जो आइडिया है उसको गताल खाते में डाल दें, कूड़ेदान में डाल दें। ये इनसे नहीं हो पा रहा है, बस इतनी सी बात है। बाकी ये वोकिज्म वगैरह क्या जानेंगे। क्योंकि ये यूजीसी वाला कानून किसकी देन है साहब? इंदिरा जयसिंह की। इसका पूरा मसौदा आप पढ़िए, आपको लगेगा कि ये भाजपाइयों ने नहीं, ये कम्युनिस्टों ने लिखा है ये चीजें हैं। तो क्या किया जाए? कुल मिला के हमारी ये डिमांड है कि सरकार इसको तुरंत वापस ले और एक अनावश्यक
खामखा का बेफजूल का एक सरकार विवाद पैदा कर दिया है। सरकार खामखा जूते खाने पर और प्याज खाने पर आमादा है। सरकार को कुछ नहीं, एक बयान दे कि हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं, बात खत्म हो गई। और समीक्षा करे और जो इस तरह के घटिया प्रावधान है, घटिया कानून है, इसको संतुलित करे। इतनी सी बात है। और नहीं तो फिर राजनीति है, इसमें तो ऊंच नीच होती ही रहती है, इसमें और क्या कहा जाए। जी चलिए साहब, आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। और जो सवर्णों का जो गुस्सा है वो बिल्कुल जायज है कि आपने यूनिवर्सिटीज को भी, हमारे हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट्स है उनको भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया और एक नया मुद्दा दे दिया है देश में सवर्णों को परेशान करने का। मैं आज की चर्चा को यहीं समाप्त कर रहा हूं। आपसे दोबारा बात होगी किसी नए विषय पे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। जय जय सिया राम।